हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम ईयर 2022 के टर्म 1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और टर्म 1 में सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे गए थे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में एमसीक्यू कैसे सोल्व करना सीखें और ये आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको खाली नहीं बैठना है, आपको भी मेरे साथ सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। HCF ऑफ 92 एंड 152 इज। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 92 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 46, राइट। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और 23 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए 492 के प्राइम फैक्टर्स। और अगर हम 152 के करें तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 76 और फिर 2 से करेंगे तो 38, फिर 2 से करेंगे तो 19 और 19 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, इनको चलो लिख लेते हैं। तो 92 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 × 2 × 23 और 152 के क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 19। तो अब हमें HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF में आपको पता है कि हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 और 2 कॉमन है। बाकी और कोई भी फैक्टर्स दोनों नंबर्स के कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 2 × 2 विच मीन्स 4। और आप डायरेक्टली MCQ है तो डायरेक्टली भी यहाँ से देख सकते हैं कि 2 2 और 2 2 कॉमन है, तो इसलिए हम डायरेक्टली भी 4 टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा A, दैट इज 4। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, AD equals to 4 centimeter, DB equals to 6 centimeter and AE equals to 5 centimeter. The length of EC is। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में DE is parallel to BC। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो हम रेशियो लिख सकते हैं साइड्स का। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? AD/DB मीन्स AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो AD क्या है यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर और DB क्या है? 6 और AE है हमारा 5 और EC तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 × EC एंड 6 × 5 आ जाएगा 30। तो अगर EC कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 30/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो EC हमारा आ जाएगा 7.5। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है 7.5 का। C ऑप्शन सही है। ठीक है, तो C ऑप्शन हमारा 7.5 ठीक हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। The value of k for which the pair of linear equations x plus y minus 4 equals to 0, 2x plus ky minus 3 equals to 0 have no solution is। तो हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं कि x के कोफिशिएंट्स का रेशो शुड बी इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स का रेशो। तो वो क्या होता है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स का रेशो। ठीक है, तो A1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा 1/A2। सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट 2 इक्वल्स टू होना चाहिए y के कोफिशिएंट्स का रेशो 1/k एंड नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट्स का रेशो, तो ये है -4 और यहाँ पे है -3। तो ये कंडीशन हम सेट लगा देंगे और यहाँ से अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसिडर करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनकी, तो ये आ जाएगा k × 1 मीन्स k इक्वल्स टू 2 × 1 मीन्स 2। तो k इक्वल्स टू 2 कंडीशन आ गई। ठीक है,
और यहाँ से अगर हम देखें तो यह आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके -3 नॉट इक्वल्स टू -4k, तो k नॉट इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, लेकिन हमें k की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है, और यहाँ पे है k क्या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि k की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 देखना है कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60। तो आपको पता है कि tan 40 कितना होता है 1, और स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, माइनस कोस 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 और 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 4 आ जाएगा -1, तो यह आ जाएगा 3/4। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 3/4, ये हमारा है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ पॉइंट x, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0 एंड 2,0 द वैल्यू ऑफ x इज। तो हमें यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जो p है वो है x,1, और जो 0,0 है इसको सपोज मैं a बोल रहा हूँ, और b पॉइंट है 2,0। तो हमें बोला गया है कि जो p है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मीन्स pa इक्वल्स टू pb। तो pa कैसे आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं x - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू pb के लिए भी रूट लगा लेंगे। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड रूट है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, जिससे ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो x - 0 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर विच मीन्स 1, और x - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर कितना होगा 1। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे यही टर्म्स बचे 4 - 4x। तो चलिए क्या करते हैं -4x को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 4x इक्वल्स टू 4 बचेगा, और x कैलकुलेट करना है तो यह आ जाएगा 4/4, तो x आ गया हमारा 1। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। 2 coins are tossed together, the probability of getting exactly 1 head is। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो हमें पता है कि 2 coins टॉस किए गए हैं, तो क्या हो सकता है कि दोनों पे हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं हेड, या ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, और फिर पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स है मीन्स 4 इवेंट्स है। और यहाँ पे अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें, फेवरेबल आउटकम क्या है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो 1 हेड कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये वाले HT और TH। ठीक है, तो हम फेवरेबल आउटकम में लिख सकते हैं HT और TH। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो कितने हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे 1/2, तो बी ऑप्शन हमारा 1/2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A circular arc of length 22 cm subtends an angle theta at the center of the circle of radius 21 cm. The value of theta is। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्क लेंथ है वो कितनी है AB
22 सेंटीमीटर और रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क लेंथ कितना है हमारा 22 और थीटा अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7 और रेडियस कितना है r 21 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो इधर बचा 1 इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू यहाँ पे क्या क्या बचा 2 इंटू 3, तो ये हो गया है हमारा 6। तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, ये 360 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 6 जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो चलिए देख लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 60 कहाँ है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं। A quadratic polynomial having sum and product of its zeros as 5 and 0 respectively is। तो जब भी हमें पोलिनोमियल पूछा जाए और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स गिवन हो तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे कौन सा। सपोज पोलिनोमियल है हमारा gx इक्वल्स टू ये होगा k इंटू के क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हमारा पोलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, जी एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है हमारा 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 0 है, तो यही हमारा एक क्या आ गया है, पोलिनोमियल आ गया है। ठीक है, अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और बाहर के है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे देखो -1 है और यहाँ पे 5 है बाद में, यहाँ पे सारे x वाले टर्म्स हैं, तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो बी बचता है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमने के लगाया हुआ और यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है ऑलमोस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो के एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा यहाँ से x और यहाँ से बचेगा -5। तो अब आपको दिख रहा होगा, अब जो ये k है, k की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, मीन्स रियल नंबर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, तो gx आ गया हमारा 2x माइनस 5, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ e इक्वल्स टू 0.65 देन द वैल्यू ऑफ p नॉट e इज। तो यहाँ पे हमें p नॉट e कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट p नॉट e विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी। ठीक है, और अगर कभी p नॉट e गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, p भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, p को इधर ले आओ और p नॉट e को उधर ले जाओ। ठीक है, तो p नॉट e कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लिख देंगे 1 माइनस p, कितना है हमारा 0.65, तो 1 माइनस 0.65 आ जाएगा 0.35। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे डी मैच कर रहा है, तो 0.35 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6r। तो क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें जीरोस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, और x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने ये इक्वेशन सोल्व की होगी पहले कई बार, तो यहाँ पे सिंपली फैक्टराइजेशन करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके 6 आ जाए और ऐड करके 5 आ जाए। तो 6 के ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 2 और 3। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और अगर ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x में से कॉमन ले लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा। और यहाँ से अगर हम माइनस 2x प्लस 6 में से माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 3। ठीक है, तो अगेन हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, तो ये आ गया x माइनस 3 और फर्स्ट टर्म से बचेगा x और सेकेंड टर्म से बचेगा माइनस 2, तो ये आ गया है x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो हमारा x का वैल्यूज आ जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 से क्या आएगा, x इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 से आ जाएगा x इक्वल टू 2। तो 3, 2 हमारे रूट्स हो गए या जीरोज हो गए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 2, 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए सोल्व कर लेते हैं। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ B इज 14 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज। तो हमें इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली पढ़ना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो लेंथ है, लेंथ L इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का टू टाइम्स कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे, और उससे भी 4 ज़्यादा है क्या, लेंथ। तो L इक्वल्स टू 2b प्लस 4 एक इक्वेशन आ गई है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का पैरामीटर है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो क्या होता है 2L प्लस बी इक्वल्स टू 14। तो ये हमारी हो गई है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी इक्वेशन है डी ऑप्शन में, L इक्वल्स टू 2b प्लस 4 एंड 2 इंटू L प्लस बी इक्वल्स टू 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देख लेते हैं। द रेशियो इन विच द पॉइंट 4,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4,6 एंड 4,-8 इज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा सपोज जो ए पॉइंट है वो है हमारा 4,6 और एंड पॉइंट बी हमारा सपोज है 4,-8, यही गिवन है। और इसको पी पॉइंट सपोज कट कर रहा है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 और किस रेशो में कट कर रहा है यही हमें बताना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि k रेशो 1 में वो कट कर रहा है। ठीक है, तो ए पी इक्वल के और ये आ गया पी बी 1, तो ए पी बाई पी बी क्या हो गया है k बाई 1। तो चलिए अब इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो P का हमें कोऑर्डिनेट पता है 4,0, बट हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के K के टर्म्स में इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, हमें पता है m1 x2 होता है प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 4, तो ये आ जाएगा 4k और 1 इंटू 4, तो प्लस 4 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, कोमा y कोऑर्डिनेट के लिए हम अगेन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू -8, तो ये आ जाएगा -8k और 1 इंटू 6, तो प्लस 6 अपॉन k1 प्लस k1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हमें इक्वेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो x को भी कर सकते हो और y को भी कर सकते हो, बट y कोऑर्डिनेट में 0 है तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर रहा हूँ। तो 0 इक्वल्स टू -8k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 इधर आके 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने y कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया है। तो ये आ जाएगा -8k प्लस 6 और 6 को भी इधर ला सकते हैं, तो -6 इक्वल्स टू -8k। और अगर हमें k कैलकुलेट करना है तो -8 से -6 को डिवाइड करेंगे, तो k आ जाएगा -6 बाई -8, तो k यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल और 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 3/4, तो रेशो आ गया है हमारा 3/4। तो देख लेते हैं कौन सा है।
तो 3/4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मिस्टेक से 4/3 मत लगा देना, है ना, वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 हमारा सही आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें हमें देखना है कि कौन सा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो sec 0 है वो तो 1 होता है, और cosec 90 भी 1 होता है। ठीक है, और tan 90, यस tan 90 होता है हमारा नॉट डिफाइंड, आपने टेबल में पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर हम cot 90 की बात करें तो ये कितना होता है 0, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। In the given figure, a circle is touching a semicircle at C and its diameter AB at O. If AB equals to 28 centimeter, what is the radius of the inner circle? तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जो ABC है ये सेमी सर्कल है, और यहाँ पे जो इनर सर्कल है OC है ना, ये वाला। तो इसका हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। सपोज ये है O डैश, तो O डैश O कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम फिगर में ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमें गिवन है कि जो OB है AB है वो कितना है टोटल 28। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेमी सर्कल का डायमीटर, और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 14, 28/2 14, और जो OB है और OC है, ठीक है, ये दोनों क्या है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है, तो ये भी कितना हो जाएगा OC 14, और जो OC है वो हमारा इनर सर्कल का डायमीटर भी है। ठीक है, तो टोटल 14 है, तो जो O डैश O है वो कितना हो जाएगा 7, तो हमारी जो इनर सर्कल की रेडियस हो गई है वो हो गई है 7। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है 7, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व कर लेते हैं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल OAB आर O 0,0, A 4,0 and B 0,6. The median AD is drawn on OB. The length AD is. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये A पॉइंट है 4,0 और यहाँ पे D पॉइंट है, तो AD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो AD है वो OB का मीडियन है, मीन्स DB इक्वल्स टू OD होगा। ठीक है, इक्वली कट करता है वो मीडियन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो O है 0,0 और B है 0,6, अगर इसका हम मिड पॉइंट ले लें तो वो क्या आएगा D आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा 0 + 0/2, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 + 0/2। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो D है वो आ गया हमारा 0,6/2 मीन्स 3। ठीक है, तो D कोऑर्डिनेट तो ये आ गया है। A हमें पहले से ही पता है 4,0, तो यहाँ पे हम AD कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स डिस्टेंस ऑफ AD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ AD विल बी √, तो क्या होगा 0 - 4 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये आ गया है हमारा √25, और √25 कितना होता है 5। तो D डिस्टेंस ऑफ AD आ गया है हमारा, सॉरी ये AD है, तो AD आ गया है हमारा 5 यूनिट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व कर लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, इफ एंगल P इज 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ tan P - cos स्क्वायर R इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल एट Q, तो ये हमारा Q हो गया है 90 डिग्री। सपोज ये हमारा PQ और ये है सपोज R, तो हमें गिवन है कि जो हमारा एंगल P है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें हमें P चाहिए और एंगल R चाहिए। ठीक है, तो P और R भी चाहिए, और R हमें गिवन नहीं है, बट हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि ट्राइंगल्स के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि जो हमारा 45 है एंगल P प्लस एंगल Q 90 डिग्री है प्लस एंगल R, तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो 45 प्लस 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल R बचेगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो एंगल R बचेगा हमारा 45 डिग्री। तो हमें अब पता चल गया है कि एंगल R भी हमारा कितना है 45 डिग्री। अब हम इजीली tan P माइनस कोस स्क्वायर R कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan P कितना है हमारा 45 माइनस कोस स्क्वायर R कितना है वो भी 45, तो कितना आ जाएगा वैल्यू tan 45 हमें पता है 1 होता है ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो 1/2 है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व कर लेते हैं। If tan theta equals to 2/3 then the value of sec theta is, तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, sec थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें sec और tan दोनों हो। ठीक है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1 प्लस tan कितना है हमारा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 3 स्क्वायर मीन्स 9 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 4/9 इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13/9 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से सेक थीटा लिखे तो वो क्या आ जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू √13/9, तो इसको हम सेपरेटली भी लगा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा इक्वल्स टू √13/9 और √9 कितना होता है 3, तो सेक थीटा इक्वल्स टू √13/3। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है √13/3 से। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वही मैच कर रहा है, तो √13/3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर लेते हैं। The perimeter of the sector of a circle of radius 14 centimeter and central angle 45 degree is, तो ये आप सेक्टर देख सकते हैं फिगर में, तो इसका हमें पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं इसका नेम कर देता हूँ नेमिंग। तो सपोज ये पॉइंट ओ है और ये ए है और ये बी है, तो हमें पता है कि जो ओ ए है वो भी रेडियस है, तो ये भी 14 हो गया है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है ए बी, और ए बी क्या आते हैं हमारा पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या है आर्क ऑफ लेंथ, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr, यही होता है। तो थीटा कितना है हमारा 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लगा लेंगे 22/7, तो 22/7 इंटू आर है रेडियस विच इज़ 14। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं अब फर्दर। तो 7 से हमारा 14 जाएगा 2 टाइम्स और 45 से 360 जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2 इंटू 2 मीन्स 4 इंटू 22/8। तो अगर इसको हम फर्दर सोल्व करें तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और 2 से 22 जाएगा 11 टाइम्स। तो अगर हम ए बी की अगर मैं इसको एल बोल दूँ लेंथ ऑफ आर्क, तो हमारी एल आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पैरामीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, या मैं उसको एल लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। तो ए ओ ए कितना है 14, ये भी 14 और ये कितना है एल 11, तो ये आ जाएगा हमारा 4 4 8 9 और 1 1 1 3, तो ये आ जाएगा हमारा 39 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन 39 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर लेते हैं।
A bag contains 16 red balls, 8 green balls and 6 blue balls. One ball is drawn at random. The probability that it is a blue ball is. तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बैग है सपोज ऐसा, तो इसमें कितने कितने बॉल्स है, 16 रेड बॉल्स है, उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस 8 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, G से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 6 ब्लू बॉल्स है। तो ये जो टोटल बॉल्स है, कितनी बॉल्स हो गई बैग के अंदर, अगर हम इनको ऐड करें तो टोटल बॉल्स हो गई हमारे 30, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस भी हो गया है, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ब्लू बॉल की सेलेक्ट करने की या ड्रॉ करने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स लिख लेंगे, फेवरेबल आउटकम्स तो ब्लू बॉल ही है हमारा, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारी 6, तो 6 अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल्स, तो ये कितनी है 30, तो 6 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल हो गई 1/5। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1/5, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व कर लेते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो इस इक्वेशन से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्या करूँगा मैं, कोस थीटा को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। इतना क्लियर है। अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, या ये भी बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में कोस थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, तो कोस थीटा से साइन थीटा को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, एंड ये है 1। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan की फॉर्म में। हमें पता है कि अगर हम tan की फॉर्म में लिख देंगे तो हम फिर थीटा कंपेयर कर लेंगे, तो 1 होता है tan 45, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 45 कौन सा है ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा 45 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व कर लेते हैं। The probability of happening of an event is 0.02. The probability of not happening of the event is. तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि जो इवेंट है वो E है, ठीक है। तो इवेंट E है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा 0.02 गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मीन्स नॉट हैपनिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमने एक क्वेश्चन अभी सोल्व किया था पहले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.02। तो अगर 1 में से 0.02 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.98, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन हमारा 0.98 मैच कर रहा है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट, और ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर सोल्व करने के लिए, तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बीच में प्लस है यहाँ पे। तो अब हम सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा, और इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो हमारा टर्म बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन, और यहाँ पे देखो ये है a प्लस बी ए माइनस बी का केस, तो हम क्या बोलते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कोस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे आता है चलिए मैं बता देता हूँ। तो बेसिक फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 1, तो हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हम उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कोस और होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो ये आ जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टर्म इसको, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1/2 है बट हमारा 2 है, और सी ऑप्शन भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व कर लेते हैं। द ओरिजिन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 1,-3 एंड बी -3,9 इन द रेशो। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए कोऑर्डिनेट है वो है 1,-3 और बी कोऑर्डिनेट है -3,9, और सपोज जो ओरिजिन है उसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0,0, इसको के रेशो 1 में एज्यूम कर लेते हैं कि डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, और इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके अगेन के टर्म्स में सोल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमें पता है कि m1 x2 होता है प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ पे हम k इंटू -3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा -3k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज़ k प्लस 1। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन y1 y2 वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा k इंटू 9, तो 9k और 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अपॉन k प्लस 1। तो अब देखो यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो हम इनको अब कंपेयर कर लेंगे। तो 0 को कंपेयर कर सकते हैं x कोऑर्डिनेट से, और y कोऑर्डिनेट को भी तो आप कोई सा भी कंपेयर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो k प्लस 1 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू -3k प्लस 1, और 1 भी इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू -3k। अब k कैलकुलेट करना है तो -3 से डिवाइड कर देंगे -1 को, तो हमारा k आ जाएगा -1 अपॉन -3, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो k आ गया है 1/3। तो जो हमारा रेशियो है वो आ गया 1:3। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे हैं, तो हमारा जो बी है ऑप्शन 1:3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व कर लेते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए -8,0 एंड बी 8,0 पासिस थ्रू अ पॉइंट 0,a द वैल्यू ऑफ के इज। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ए पॉइंट है वो है हमारा -8,0 और बी पॉइंट है 8,0। तो हमें बोला गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स मिड पॉइंट से पास होगा। तो इसका अगर मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लूँ m, ठीक है, तो यहीं से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा लाइक दिस, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको डॉटेड नहीं कंप्लीटली एक लाइन बना देता हूँ। अब हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हमें m कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा m आएगा वो कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो -8 + 8 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए 0 + 0/2। ठीक है, तो m क्या हो गया है -8 + 8, ये भी 0, तो 0/2 हो गया है 0, और 0 + 0 तो 0 है ही, अपॉन 2 ये भी हो गया है 0। तो m क्या आ गया हमारा 0,0, और 0,0 किसका होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो गई हमारी y एक्सिस। तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 0,k से पास कर रहा है ये कोई जो परपेंडिकुलर है, मीन्स y एक्सिस, कोई हमसे पूछा गया है कि 0,k,
तो यहाँ पे भी हो सकता है 0, के और यहाँ पे भी हो सकता है 0, के। क्यों? क्योंकि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 है। तो इस पॉइंट पे मीन्स y एक्सिस पे हमारे सारे के सारे x कोऑर्डिनेट 0 होंगे और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो k है दैट विल बी एनी रियल नंबर। तो 0,3 भी हो सकता है, 0,2.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो एनी रियल नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा k। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, एनी रियल नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस है और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है ए, टू कॉन्जुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो अगर हम एक कॉन्जुएंट ट्राइंगल कंसिडर कर लें, सपोज लाइक दिस, तो कॉन्जुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती है, ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम सोचें तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये अगर कॉन्जुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर भी होगी, क्योंकि कॉन्जुएंट साइड्स का रेशो इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कि जो बी सी डी है ये भी इनकरेक्ट क्यों है, तो कभी हो सकता है कि इनमें से कोई स्टेटमेंट आ जाए आपके क्वेश्चन में, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन है हमारा, टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्जुएंट। तो अगर हम सर्कल ले लें, सपोज सर्कल कुछ ऐसा है, एक सर्कल, और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब इनकी जो सर्कल है इनकी रेडियस डिफरेंट है, तो ये सिमिलर तो है बट कॉन्जुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्जुएंट होने के लिए सेम रेडियस होना चाहिए, करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्जुएंट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। तो रेक्टेंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो, ठीक है। वो सब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। और डी पॉइंट है हमारा, द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो इसमें अगर हम सपोज पेंटागन ले लें, सपोज लाइक दिस, ठीक है, और इस तरीके का भी ले सकते हैं, तो इनके एंगल्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि साइड्स का जो लेंथ है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट सही होती तो वो कैसे होती, वो होती द रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। तो जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनकी जो साइड्स है वो सेम रहती है, मीन्स ये वाली साइड सभी सेम रहती है, तो उसके कारण से उनके जो इंटरनल एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होने के कारण वो फिर क्या हो जाएंगे, सब सिमिलर हो जाएंगे, सारे के सारे रेगुलर पॉलीगन्स। बट यहाँ पे जो बात करी गई है वो रेगुलर नहीं गिवन है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। तो इसीलिए फाइनली हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो हो गया है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 6 इज। तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई है हमारी सपोज y एक्सिस। तो अब हमें x इक्वल्स टू -5 ड्रॉ करना है, तो x इक्वल्स टू -5 होगा यहाँ पे -5, 0 से पास होने वाली लाइन। तो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो यही लाइन हो जाएगी हमारी x इक्वल्स टू -5, ठीक है। क्योंकि इस लाइन पे सभी जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो -5 ही होंगे और y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस लाइन के इक्वेशन में। अगर हम y इक्वल्स टू 6 ड्रॉ करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे 0,6 से पास होने वाली x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू 6, क्योंकि इस लाइन पे सभी कोऑर्डिनेट्स y इक्वल्स टू 6 ही होंगे, ठीक है। तो अब ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं बस। तो हम देख सकते हैं कि इसके x कोऑर्डिनेट होगा -5 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6।
तो हमारा जो सॉल्यूशन आ गया है इन दोनों लीनियर इक्वेशन का वो आ गया -5,6। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा -5,6। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व कर लेते हैं। A circle of radius 3 units is centered at 0,0. Which of the following points lie outside the circle? तो हमारे पास जो सर्कल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो सेंटर है वो कितना है 0,0 और रेडियस गिवन है हमारी 3 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें ऐसा पॉइंट बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो बाहर हो सर्कल के। ठीक है, तो जो पॉइंट सपोज बाहर होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो बाहर है सर्कल के। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन का जो डिस्टेंस है वो 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर ए ऑप्शन से हम 0,0 का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 0 माइनस -1 मीन्स 0 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -1 का अगेन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट में। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 और उसका भी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, तो d कितना आ गया है √2। मीन्स जो ये पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस है √2 और √2 तो कितना होता है 1.41, तो वो तो 3 से कम ही है, तो ये पॉइंट तो कहीं अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बी ऑप्शन से 0,0 की मीन्स सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। तो 0 प्लस 9 हो जाएगा √9, तो d आ गया हमारा 3। मीन्स जितने रेडियस है उतना ही डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट का। तो जो बी पॉइंट है वो कहीं सर्कल पे लाई करेगा, करेक्ट। तो हमारा जो डी है ये जो 0,3 है वो सर्कल पे लाई करेगा, बट हमें वो ऑप्शन बताना है जो सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अगर हम सी ऑप्शन से डी फाइंड आउट करें सेंटर से तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो रूट के अंदर 1 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 और 2 माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर विच इज़ 4, तो 1 प्लस 4, तो डी आ गया है हमारा √5 और √5 तो हमारा 3 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम बोल सकते हैं कि सी पॉइंट भी कहीं अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, अब हमारा डी ऑप्शन बचता है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। ठीक है, तो डी ऑप्शन से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें 0,0 मीन सेंटर की, तो क्या होगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो 9 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा 1, तो डी आ जाएगा √10 और √10 क्या होगा 3 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है 3,1 वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 5y = 8 एंड kx + 15y = 24 हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। तो x के कोफिशिएंट्स का रेशो विल बी इक्वल्स टू y के कोफिशिएंट्स का रेशो b1/b2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स का रेशो c1/c2। तो चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये x1 y1 c1 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ये सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो a1 क्या है 3 अपॉन a2 क्या है k इक्वल्स टू b1 क्या है 5 और b2 क्या है 15 इक्वल्स टू c1 की बात करें तो 8/24। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो ये बनेगा 3/k 5/15, तो 5 से 15 जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/3 इक्वल्स टू 8 से 24 जाएगा वो भी 3 टाइम्स, तो 1/3। तो हम किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और k इंटू 1 हो जाएगा k, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा 9 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व कर लेते हैं। HCF ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर्स इज, तो हमें पता है कि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से हैं, एक तो नंबर है 2k और एक नंबर है 2k + 2, तो 2 ऐड करेंगे तभी तो कंजुगेटिव आएगा। जैसे 12 में अगर 12 का कंजुगेटिव 14 है तो 2 ऐड करके ही 14 मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 2k और 2k + 2 हमारे नंबर्स हो गए सपोज। तो जो k है यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर। तो अगर हम 2k की बात करें नंबर की, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू k। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, इनफैक्ट k के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हम k पे ही टिक जाएंगे। और 2k + 2 इसके क्या क्या नंबर होंगे, 2k + 1। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे फैक्टर्स हैं इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2k + 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू k + 1। तो अगर हम HCF की बात करें इन दोनों नंबर्स की, 2k और 2k + 2 की, तो ये क्या आ जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। बाकी जो नंबर है ये k है और ये k + 1 है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा 2। तो अगर हम इसको रियलिटी में देखें तो कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर हमारा नंबर्स है 8 और उसका कंजुगेटिव क्या है 10 होगा, इवन नंबर, तो अगर हम 8 के फैक्टर्स करें तो ये क्या आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 इंटू 5। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे हम HCF देख सकते हैं कितना आ जाएगा 2 2, तो HCF आ गया हमारा 2। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व कर लेते हैं। द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। तो ऑप्शन कैसे हमारे बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल रूट्स या जीरोस कैलकुलेट नहीं करने हैं, बस हमें ये बताना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कितने नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, x² + 99x + 127 = 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यह आ जाएगा -99/a। a क्या है यहाँ पे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह आ जाएगा -99। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें मीन्स अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है c/a। तो c है हमारा 127 और a तो 1 है, तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हैं 127। ठीक है, अब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैटर नहीं करता, हमारा साइन मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब देखो सम ऑफ रूट्स हमारा नेगेटिव है, तो इस केस में हमारे अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं या एक नंबर नेगेटिव हो सकता है। कैसे, मान लो अल्फा बड़ा नंबर है और वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो सम है वो नेगेटिव आ जाएगा, करेक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीटा बड़ा नंबर हो और वो नेगेटिव हो, ठीक है, और ओवरऑल सम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो ओवरऑल सम तो नेगेटिव होगा ही। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं या तो बोथ नेगेटिव, ठीक है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है एनी वन इज नेगेटिव। ठीक है, और वो बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर आने के लिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, लाइक 2 3, तो 2 3 या 6 पॉजिटिव ही रहेगा, या फिर दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव मतलब -3 -4, तो उससे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 आ जाएगा। तो इसीलिए या तो यहाँ पे हो सकता है बोथ नेगेटिव, ठीक है, या कंडीशन हो सकती है बोथ पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में कौन सी चीज कॉमन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ नेगेटिव, और यहाँ पे भी देख सकते हैं बोथ
नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो सम भी जो है नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल, और जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है बोथ नेगेटिव वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 सोल्व कर लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3,9 एंड -6,-4 इज। तो डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा x1 + x2, तो -3 + -6/2, y1 + y2 मीन्स 9 + -4/2। तो यही हो गया हमारा मिड पॉइंट। सपोज m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -3 - 6 हो जाएगा -9/2, और यहाँ पे है 9 - 4 है ना, तो ये आ जाएगा 5/2। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो -9/2 5/2, आई थिंक ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो DE है वो पैरेलल टू BC है। AD = 2 सेंटीमीटर, DB = 3 सेंटीमीटर, DE रेशो BC इज इक्वल टू, तो हमें DE/BC कैलकुलेट करना है। ठीक है, DE कहाँ पे ये है और BC ये है, तो इनका रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बताया कि DE इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे जो एंगल है ADE वो इक्वल होगा एंगल ABC के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो ये भी थीटा। अगर ये हमारा फाई होगा तो ये भी क्या होगा हमारा फाई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर हमारे जो ट्राइंगल है ADE, ठीक है, और एक ट्राइंगल है ABC, तो उसके हमने दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए। मीन्स ADE में और ABC में दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ADE है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और क्यों है, बाय ए क्राइटेरियन। ठीक है, एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, अब ये सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ADE ट्राइंगल में AD होगा, ठीक है, और उसका रेशो अगर हम ABC ट्राइंगल में AB से ले लें तो दैट शुड बी इक्वल टू ADE ट्राइंगल में DE की साइड अपॉन ABC ट्राइंगल में BC की साइड। तो ये क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। और सिमिलरली हमारा जो थर्ड साइड है AE दैट विल बी इक्वल टू AC। ठीक है, बट हमें ये जो दो फर्स्ट में लिखे हुए इन्हीं का काम है। क्यों, क्योंकि जो AD है वो हमें गिवन है 2, और जो AB है टोटल AB, तो ये कितना हो जाएगा, AD 2 है और DB हमारा 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तो 2/5 इक्वल्स टू DE/BC। तो DE/BC, और यही तो हमें रेशो फाइंड आउट करना था, DE/BC। तो ये रेशो कितना आ गया हमारा 2:5। तो देख लेते हैं 2:5, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 सोल्व कर लेते हैं। द HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 50 एंड 20 इज। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स x इंटू वाई। तो हमें ये कैलकुलेट करना है इजीली, तो कर लेंगे हम। x क्या है हमारा 50 का HCF और LCM की बात हो रही है, और 20 की, तो इनका अगर जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमारा HCF इंटू LCM आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 10 यहाँ पे 10, तो ये आ गई 20, 5 × 2 आ गया 10, तो ये आ गया आंसर 1000। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 1000। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 सोल्व कर लेते हैं। फॉर विच नेचुरल नंबर n 6 raised to the power n एंड्स विद डिजिट 0।
तो हमें यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो 6 की पावर n के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, ठीक है, और n अंदर आएगा तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फैक्टर्स है वो 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है, उसमें फिर मल्टीपल टाइम्स आ सकता है 2, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कोई भी नंबर ले विच एंड विद डिजिट 0 लाइक 20, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 4 × 5, तो ये आ जाएगा 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी नंबर्स है उसमें 2 और 5 हमेशा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 6n है उसमें 5 नहीं है, सिर्फ 2 है। तो सिर्फ 2 होने से काम नहीं चलेगा, 5 भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है ऐसा n का जिसमें ये 6 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 सोल्व कर लेते हैं। 1 + tan² a × 1 + sin a × 1 - sin a इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और इसको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। तो 1 + tan² a को क्या लिख सकते हैं हम, sec² a, फॉर्मूला है ये तो, और यहाँ पे है 1 + sin a × 1 - sin a, तो ये क्या हो जाएगा, a + b, a - b का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², तो क्या लिख सकते हैं, 1² मीन्स 1 - sin² a, ठीक है। और आपको पता ही है 1 - sin² a क्या होता है, हमने अभी यूज किया था ये फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा cos² a, ठीक है। और हमें पता है कि जो sec होता है वो होता है 1/cos, तो यहाँ से आ जाएगा 1/cos² a × cos² a, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा टर्म्स, तो आंसर आ जाएगा 1। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम फर्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं जिसपे हमारे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं केस स्टडी 1। सुकृति थ्रोस अ बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम अ रूफटॉप विच इज 8 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। The ball reaches to some maximum height and then returns and hit the ground. If height of the ball at time t is represented by hm, then equation of its path is given as h = -t² + 2t + 8. Based on the above information, answer the questions. चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, तो जो हमारी हाइट की इक्वेशन गिवन थी वो कितनी थी, -t² + 2t + 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड टाइम t, ठीक है। तो 0 से 4 सेकेंड्स तक हमारा जो बॉल है वो हवा में था, एयर में था, ठीक है। तो अगर हम बात करें एट t = 1 की, तो हाइट कितनी होगी t = 1 पे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, -1² मीन्स 1, तो -1 + 2 + 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 2 10 और -1 आ जाएगा 9, ठीक है। अगर हम एट t = 2 की बात करें तो h = आ जाएगा -2² + 2 × 2 + 8, ठीक है। तो -2² कितना हो जाएगा, -4, तो -4 + 2 × 2, ये भी क्या हो जाएगा, 4 + 8, तो -4 से +4 कैंसिल, तो ये बचेगा आंसर 8। अगर हम एट t = 3 की बात करें तो h कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 8, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -9, सॉरी ये -3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा -9 और ये आ जाएगा 6 + 8, तो ये कितना है, -9 + 6 हो जाएगा -3 और +8 हो जाएगा 5। तो अगर हम एट t = 4 की बात करें, क्योंकि t = 4 तक वो एयर में था, तो h आ जाएगा हमारा -4² + 2 × 4
प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, -16, और ये +8 प्लस 8, तो ये 8 + 8 16, और ये -16, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। और आप ग्राफ में देख ही सकते हैं कि जो 4 है, 4 पे हमारा जो बॉल है वो ग्राउंड पे हिट कर चुका है, ग्राफ आ चुका है 0 पे, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एट t = 1 हमारा जो हाइट है वो कितना होगा, 9, और 9 ही हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि t = 1 पे हाइट हमारा 9 आया मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो हम 9 टिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं अब। तो यहाँ पे है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इज। तो हमने पहले देखा था कि जो इक्वेशन है हाइट h की इन टर्म्स ऑफ t वो है -t² + 2t + 8, ठीक है। और आप देख ही सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है t की वो 2 है, तो हम इजीली चूज कर सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए बच्चों 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 41 में अभी क्या किया था, हमने देखा था एट t = 1 हाइट आया था 9 मीटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि t = 1 सेकेंड पे जो हमारा हाइट है वो मैक्सिमम था, ठीक है, 9 मीटर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो टाइम टेकन है वो कितना है हमारा 1 सेकेंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन इज। तो हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल का इक्वेशन था वो कितना था, h = -t² + 2t + 8, ठीक है। और हमने बोला था कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होती है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछी गई है, तो हम बोल सकते हैं दैट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 2 जीरोस, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं अब। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, h = -t² + 2t + 8, ठीक है। तो अब इसकी जीरोस कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा t² - 2t - 8 = 0, और ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि कोई ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। तो हम सोच सकते हैं कि अगर 4 और 2 ले लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 आ जाएगा 8, और 4 - 2 आ जाएगा 2। चलिए यूज़ कर लेते हैं, तो ये तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t² - 4t + 2t। बेसिकली ये -2t ही लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा -8 का 8 ही। तो यहाँ से अगर हम t कॉमन ले लें तो ये बचेगा t - 4, और सेकंड जो ये है 2t - 8, इसमें से अगर 2 कॉमन ले ले तो ये बचेगा t - 4 = 0। अब हम t - 4 कॉमन ले सकते हैं, वी आर राइट। तो t - 4, तो फर्स्ट टर्म से बचेगा t और सेकंड टर्म से बचेगा 2 = 0। अब हम t - 4 और t + 2 को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा t = 4, और यहाँ से आ जाएगा t = -2। तो रूट्स जो हमारे हैं वो आ गए हैं 4 और -2, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब सेकंड केस स्टडी देख लेते हैं, जिसपे हमारे 46 to 50 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो केस स्टडी 2 है, क्विल्स आर अवेलेबल इन वेरियस कलर्स एंड डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइंस इंक्लूड शेप्स लाइक squares, triangles, rectangles, hexagons, etc. One such design is shown above. The triangles are highlighted, triangle ABC and triangle PQR. Based on above information, answer the questions. तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। Which of the following criteria is suitable for triangle ABC to be similar to triangle QRP? तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC तो ये हो गया है, ठीक है, और ट्राइंगल QRP हो गया हमारा ये वाला ट्राइंगल,
ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वन बॉक्स है या वन टाइल है उसकी जो डायमेंशन है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा AC है वो भी x है और AB भी x है, और अगर QP की बात करें तो ये टोटल 2x है और QR भी 2x है, ठीक है। तो हम साइड साइड तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो SAS और SSS ये तो नहीं यूज कर सकते क्योंकि साइड्स ही डिफरेंट हो गई है, बट हम बोल सकते हैं कि जो CAB ट्राइंगल है वो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे RQP एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। और हमें पता है कि ये जो 2x और 2x है इसके अपोजिट जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, इक्वल होंगे। तो सपोज ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर आप इंटरनल एंगल्स का सम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल्स इक्वल होंगे, सपोज 5 तो यहाँ पे भी इंटरनल एंगल्स का सम लगाओगे तो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो कि जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करी जाए तो एक एंगल होता है 90 और बाकी दो एंगल्स होते हैं 45, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं 45 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनको सिमिलर होने के लिए ए क्राइटेरियन फुलफिल करना होगा, क्योंकि तीनों जो एंगल्स है वो तीनों सेम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं अब। इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट देन लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू, तो हमने पहले ही बताया था कि जो लेंथ है वो x है, तो यहाँ पे जो ABC ट्राइंगल है इसमें अगर आप देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट। तो जो AB है वो भी x है और जो AC है वो भी x है, तो हमें BC कैलकुलेट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा BC इक्वल्स टू रूट आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट, तो AC स्क्वायर, AC कितना है x, तो x स्क्वायर, सिमिलरली AB भी x है तो x स्क्वायर, तो BC आ गया हमारा 2x स्क्वायर, और रूट में तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम √2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा BC इक्वल्स टू x√2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आप मैच कर सकते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन A करेक्ट हो रहा है x√2, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। रेशियो BC इज टू PR इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है 90 डिग्री, ये जो BC है हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट आया था ये x√2, और हमें बताना है PR का रेशो, तो जो PR है ये यहाँ पे है, तो जो हमारा QRP ट्राइंगल में ये हो जाएगा 90 डिग्री और उसके अपोजिट हो जाएगा RP हाइपोटेनस, तो उसका भी लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आएगा, जो RP है RP स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस दिस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और QR और PQ कितना है हमें पता है कि जो ये है ये x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x, और ये QP भी कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 टाइल्स है वहाँ पे। तो जो RP है RP आ जाएगा रूट QR स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस PQ मीन्स 2x का होल स्क्वायर, तो RP आ जाएगा यहाँ पे रूट 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सो इट विल बी रूट 8x स्क्वायर, ठीक है। तो RP हम लिख सकते हैं √8 इंटू रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से RP आ जाएगा √8 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो 2 फैक्टर्स हो तो बाहर आ जाएंगे तो 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 इंटू एक्स, ठीक है। तो RP भी हमारा आ गया। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो BC बाय PR या RP, तो BC कितना है हमारा x√2 और ये कितना है x इंटू 2√2, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है, 1/√2 मीन्स 1:2, तो हमारा जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा 1:2 रेशो, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो रेशो फाइंड आउट करना है पी क्यू आर का, मीन्स ये ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल का रेशो। तो हमें पता है 90 है, ये भी 90 है, और जो साइड्स है ए बी एक्स है और ए सी बी एक्स है, और यहाँ पे जो क्यू पी है वो 2x है और आर क्यू भी हमारा 2x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 हाइट इंटू बेस का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस। पी क्यू आर के लिए बेस क्या होगा, देखो यहाँ पे जो क्यू एंगल है मीन्स 90 है, उसके अपोजिट है हमारा आर पी हाइपोटेनस, तो उसके अलावा हम बेस इसको भी कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आर क्यू ले लो या क्यू पी ले लो, एक ही बात है, दोनों 2x ही है, और फाइनली तो मल्टीप्लाई ही होंगे। तो 2x इंटू एक को बेस ले लिया तो दूसरा हाइट हो जाएगा 2x, ठीक है। सिमिलरली हम ए बी सी ट्राइंगल के लिए भी क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, 1/2 इंटू ये 90 डिग्री के अपोजिट बी सी हाइपोटेनस, और जो ए बी है और ए सी है उसमें किसी को भी हम बेस ले लेंगे, किसी को भी हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों सेम ही है सिमिलरली, तो x इंटू एक्स आ जाएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यस, और यहाँ पे हैं x से x कैंसिल और x से x कैंसिल, तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 1, तो ये आ गया है 4/1, तो रेशो क्या आ गया है यहाँ पे 4:1, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें सिमिलर देखना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से नहीं है, तो हमें वो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले देखें तो ट्राइंगल टी क्यू एस है, तो ये पॉइंट है हमारा टी और ये हो गया हमारा टी क्यू एस, तो ये 90 डिग्री है, और ये सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ये हो गया हमारा पी क्यू और आर, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जो ये x है ये तो x है और ये टोटल कितना है 2x है, ठीक है, और ये भी x है QT और टोटल है RQ 2x, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 2x सेम साइड है, तो इसके जो अपोजिट है एंगल्स वो कितने होंगे, इक्वल होंगे। और अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन में कि जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स होते हैं 45, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंगल्स है ये, और एक 90 है। सिमिलरली जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है उसमें भी हम लिख लेते हैं 90 और ये 45, ठीक है। तो अब इजीली हो जाएगा हमें। तो अब हम अगर ध्यान से देखें ये वाला भी हमारा 45 होगा क्योंकि ये x है ये भी x है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल टी क्यू एस है इसके जो इंटरनल एंगल्स है वो इक्वल होंगे ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये भी 45 है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही है। तो अगर ट्राइंगल सी बी ए और एस टी क्यू की बात करें तो सी बी ए और एस टी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मेन बात ध्यान रखनी है ये सिमिलर तो है बट हमें ये देखना है कि किस सीक्वेंस में वो बोल रहे हैं सिमिलर है। तो सी बी ए, तो बी पे जो एंगल है वो कितना है 45, और जो ट्राइंगल दूसरा एस टी क्यू, तो एस टी क्यू उस पर भी एंगल कितना है 45, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं। तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। अगर हम ट्राइंगल बी ए सी और पी क्यू आर की बात करें, बी ए सी और पी क्यू आर, तो बी ए सी ए पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है और पी क्यू आर पे भी 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो इंटरनल एंगल्स तो सब इक्वल ही है, तो इसलिए सिमिलर तो है, बस हमें ये देखना है कि जो ए पे एंगल है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एंगल 90 है और यहाँ पे भी 90 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर है, ठीक है। तो हमें जो बीच का जो वर्टेक्स है उस पर ध्यान देना होता है, राइट। तो जो पी क्यू आर है और ए बी सी है, तो ट्राइंगल अगर हम पी क्यू आर की बात करें तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, ठीक है। और जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल है उसमें अगर हम ए बी सी मीन्स बी की बात करें वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो वैसे तो ये सिमिलर है बट इस सीक्वेंस में ए बी सी और पी क्यू आर के सीक्वेंस में
वो सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल PQR है दैट इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है। तो नॉट ट्रू बताना था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। और इसी के साथ हमारे टर्म 1 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।